अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और साथ हैं हमारे सईद काजी जो अपने मुख्तलिफ खबरों पर तज्ज़िया और अपना जो एनालिसिस है वो पेश करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सियासत के मैदान में हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तब्दीलियां इलेक्शन से पहले ही नजर आ रही हैं। वो ऐसे कि कोई जाली डिग्री के इल्जाम में बाहर हो रहा है, किसी के कागजात पानी चोरी के इल्जाम में मुस्तरद हो गए हैं, तो किसी का कॉलम आड़े आ रहा है और किसी ने तो कर्ज ही वापस नहीं किया। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो क्या जो नए चेहरे सामने आने का ख्वाब लोग देख रहे थे, क्या वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है? इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही खबरें ये हैं कि जमात इस्लामी का किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। हम ख्याल नून लीग के साथ चलने निकली थी कि मुस्लिम लीग जुनेजो बहाल हो गई है। ये जोड़ तोड़ इंतखाबी इत्तेहाद इलेक्शन के बाद किस किस्म के असरात दिखाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ एक अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब लोगों से फ्यूल एडजस्टमेंट वसूल नहीं किया जा सकेगा। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सियासतदानों के साथ होने वाले सलूक की, जिन्हें मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर बड़े बड़े नामों पर एतराजात लगा दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज अमीर चकवाल से। ये हल्का इनका N60 हल्का था, वहां से इनके कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद कर दिए गए कि इन्होंने अपने कॉलम में नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी, ऐसा कहना है रिटर्निंग ऑफिसर का, जिन्होंने एतराजात लगा के इनके कागजात नामजदगी ही मुस्तरद कर दिए हैं। अयाज अमीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब। अब सब हैरान है, परेशान है कि वाकई कोई तब्दीली आ रही है, क्या हो रहा है? आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? कब अपील करने जा रहे हैं इस फैसले के खिलाफ? हाँ, तब्दीली तो आगे ये पहली बार हुआ है कि किसी के लिखे हुए चीज पे, किसी कॉलम पे, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये कागजात नामजदगी जो हैं वो रद्द हुए हैं। मुझे सही मानों में हमदर्दी जज साहब से है जिन्होंने फैसला दिया, क्योंकि जब परसों हम थोड़ी सी बहस कर रहे थे तो मुझे अंदाजा हो गया कि सब चीज उनके सर के ऊपर से गुजर रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं था। मेरा कॉलम था आर्देशर कावस्ची साहब की वफात के बाद मैंने लिखा था। ना उन्हें ये पता था कि ये आर्देशर कावस्ची किस बला का नाम है, ये चीजें इसमें क्या लिखी हुई हैं, वो बिल्कुल टोटली कंफ्यूज थे। और मैंने गलती की, जो मैं उसका एतराफ करता हूं कि आधी बहस मैंने अंग्रेजी में की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो वो जज साहब का सूट शूट देख के कहा कि वो समझ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल कोई उनके वो नहीं आई। और मेरे उस कॉलम जो मैं लिखता अंग्रेजी में हूं, उसका ट्रांसलेशन एक दिन बाद छपता है जंग में, तो उसकी एक लाइन जो इंग्लिश कॉलम में सिरे से है ही नहीं, उसको उन्होंने, वो कोई एजिटेट उनको कर रहा था कि मैं आर्देशर साहब के घर गया पता नहीं कब, तो उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सी मशरूबात पेश की। ये उर्दू कॉलम में लिखा हो जो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो उनको बताया गया कि ये जी आप डाउनलोडेड वर्जन देख लें कि इसमें अंग्रेजी में नहीं है। तो उन्होंने अपने जो बेंच पे साथ जो बैठे हुए थे साथी, उन्हें आहिस्ता से कहा कि ये तो देखें ना, डाउनलोडेड वर्जन तो ऑथेंटिक नहीं होता, इसे तो आप तब्दील कर सकते हैं और इसमें मवाद ऐड कर सकते हैं। दूसरे दिन उनको ओरिजिनल जो है अंग्रेजी कॉपी न्यूज की दिखाई गई कि नहीं है, पर उन्होंने कहा देखे ना जी, वो जजमेंट में लिखा है कि उर्दू कॉलम में इनकी फोटो तो वहां ऊपर छपती है ना जी, तो इन्होंने वो लिखा होगा। और वो है कि जी फलाने ने मशरूबात पेश की किसी को। तो मेरे ख्याल ये कंफ्यूजन है। हमने अच्छा यार साहब, मैं ये तो बिल्कुल आपने बात वाजे कर दी। मैं सवाल ये जो बड़ा एक अहम नुक्ता उठा है आपकी कागजात की जो नामजदगी के हवाले से, ये बताइए कि ये जो नजरिया पाकिस्तान रहा है, और मैं कल से साफियों को भी देख रहा था, वो भी इसके कस्टोडियन बन गए। अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया, बजाते खुद तो ये बड़ी अच्छी चीज होगा और है भी, लेकिन यहां पे सिक्योरिटी स्टेट, नजरियाती सरहदों की हिफाजत, तो जो माइनॉरिटी की विल थी वो मेजॉरिटी पे इंपोज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट जिस तरह इस्तेमाल हुए, उसकी याद दिला दी आपके साथ होने वाले इस वाकये ने। इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, एक मेरा कॉलम जो है जो अदालत में पढ़ा गया, जो शिकायत कुनंदा थे, उसमें शायद मैंने ये लिखा था कि देखिए, दो कौमी नजरिया पाकिस्तान बनने के लिए तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए उसके बाद में पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान के मसाइल से नबुर्द आजमा करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। तो वहां पे वो बड़ा वावेला हुआ। देखें जी, ये दो कौमी नजरिया यानी नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है।
अब वही मुंसिफ, वही जज, वही प्रोसिक्यूटर, वही बन के ये चीजें जो है, अगर आप ये हम तशरीहात करेंगे, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बेचारी माइनॉरिटीज कहाँ जाएंगी, उनका कौन सा नजरिया है। वो जो कायदे आजम की 11 अगस्त वाली स्पीच है, जब पाकिस्तान 3-4 रोज बनने को रह गए थे, जब उनका नहीं आप इस ममलकत के बिल्कुल इक्वल सिटीजन्स हैं और आपका मजहब हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो तो सियासी लिहाज से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें कहाँ गई। ये तो बिल्कुल एक नई तशरीह हम दे रहे हैं पाकिस्तान को। एक ये 62 और 63 का उस्तरा, वो तो हमने वो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन हमने उन हाथों में दे दिया है उस उस्तरे को जिसको ना इसके नताइज, ना कॉन्सिक्वेंसेज, ना मुज़म्मरात की समझ है। वो बेचारे लहरा रहे हैं हवा में इस उस्तरे को बगैर समझे हुए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा अयाज साहब, मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि बहुत सारी तरमीम हुई, 18वीं तरमीम हुई, 19वीं तरमीम हुई, 20वीं तरमीम हुई और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों ने मिलकर की। तो क्या ये जो 62, 63 है, ये एक डिक्टेटर ने शामिल किया था और ख़ास मकासद के तहत कुछ लोगों को बाहर प्रोसेस से निकालने के लिए ये शामिल किए गए थे आर्टिकल? तो जो तरामीम हुई उनमें इन आर्टिकल्स को क्यों नहीं निकाला गया, इनको क्यों रहने दिया गया आइन के अंदर? आप इतना अहम नुक्ता उठा रहे हैं। कितनी हुकूमतें आई, बाकियों को छोड़ दें, ये जो 2008 के इलेक्शन में आई, मेजॉरिटीज हमारे पास थी, लेकिन ऐसी चीजों से दूर दूर भागते थे। ये जो 18वीं तरमीम है, बिल्कुल आप बचा कह रहे हैं, इसमें दुनिया जहान के मसाइल जिनका उस वक्त जिक्र भी नहीं था, जिस वक्त किसी ने डिमांड भी नहीं की थी, उस सारे का इहाता कर लिया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेज जो कि ज़ियाउल हक साहब ने डाली थी बाय ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी के तहत उन्हें अथॉरिटी दी गई थी कि आप अपने कलम से तरमीम कर सकते हैं आइन में, ये अनवारुल हक साहब की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इन चीजों को नहीं निकाला गया। और हत्ता कि एक ऐसी गैर जरूरी चीज भी 18वीं तरमीम में देगी। हमारे पुराने आइन में था कि सदर पाकिस्तान को मुसलमान होना चाहिए। रजा रबानी की कमेटी ने उसके साथ मजीद ये कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान होना चाहिए। कि हमें कौन सा खौफ इस मुल्क में खाया जा रहा है, यहाँ पे कोई और गैर मजहब के लोग वजीर आजम और सदर बनेंगे। लेकिन पता नहीं हम इन तमाशों और ड्रामों में क्यों हम फंसे हुए हैं। पर आपका ये कहना बिल्कुल बजा है, सियासतदानों का ये फेलियर है, ये जो गुजरी हुई असेंबली है इसका फेलियर है। अब ये सिर पकड़ के यहाँ पे बैठ जाएंगे, हाय जी 62 और 63 है, जब मौका मिला हमने इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दे दे। जिस तरह बड़े बड़े नामों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, एतराजात लगाए जा रहे हैं, सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, इलेक्शन पर इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें खास करके आप बिजली कोई चोरी हो या जाली डिग्री हो या और हो या पानी चोरी, वो तो चले एक चीज है। ये पहली बार आप कर रहे हैं कि राइटिंग्स को बेसिस बना के या किसी की राय को बेसिस बना के आप कर रहे हैं। इससे कल जो मुझे बहुत सारे फोन आए, मैंने अपने पिछले कॉलम में लिखा था कि इलेक्शन जरूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये जो ऊपर से इंटरफेरेंस हो रही है, और मैं बड़े बसद अदब कहूंगा, जो बहुत सारी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, इससे जो है मतला बड़ा मखदूश हो रहा है, अबर आलूद हो रहा है और लोगों के दिलों में ख्यालात में वसवसे पैदा हो रहे हैं। इनको छटना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज हमीर साहब आपका। यकीनन लोगों के दिलों बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं राइट्स इनकी जानिब से, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से, उससे शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कि इस तरीके से आप छुरी चला के इतने ज्यादा लोगों को बाहर निकाल कर, कहीं कोई ऐसा मंसूबा तो नहीं है कि आगे चलकर इलेक्शन की बजाय हम किसी और इसमें एक डर और है, इसमें एक खौफ और है। 62 और 63 का इतना शोर मचा दें कि जो असल काम है, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जो बिजली चोरी कर रहा है, जो पानी चोरी कर रहा है, जो थीव्स हैं, आप मुझे बताएं, कल 6 बंदे हो गए, इस पर अभी बात भी करेंगे। यानी जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, अब अदारों ने फैसला कर दिया, वो आपके बच्चों के लिए कानून साजी कर रहे थे, तो वो पीछे रह जाएगा। और ये नजरिया पाकिस्तान और ये जो बातें हैं, हम सारे पाकिस्तान में रहते हैं भाई, नजरिया पाकिस्तान हमारा है तो हम यहाँ रह रहे हैं ना। जो इन बातों को मजीद
एक इशू क्रिएट करके, और जो आज कल रात को मैं टीवी पे देख रहा था कि बड़े बड़े जो हैं वो नजरिया साज साफी बैठे हुए थे कि जनाब वो बड़ा जिस तरह कोई जाती उन्होंने कोई फेंस हो गया उनके बारे में, इसको टच ना करें। तो ये मैंने जो उनसे बात की वो ये थी कि हमेशा माइनॉरिटी की विल को इम्पोज करने के लिए मेजोरिटी पर जियाउल हक ने क्या किया, नजरियाती सरहदों का हिफाजत कर, तो ये ना गेम करें। काजी साहब ये कह रहे हैं कि वो सहाफी जो दर हकीकत हैं तो इंतहा पसंद मजहबी ख्यालात रखने वाले, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट सहाफी के तौर पे पेश करते हैं, बड़ा शोर मचाया हुआ था। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदों से बात करेंगे कि वहाँ जो मुख्तलिफ हल्के हैं उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, अवाम क्या इस बारे में सोच रही है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात हम करते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, जिनके कागजात पर एतराज़ ये कहकर लगाया गया कि ये कर्ज नादहिंदा है। शहबाज शरीफ ने हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए 3 अरब 84 करोड़ 60 लाख का कर्ज लिया, लेकिन समी साहब वापस नहीं किया। कल से ये लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम अगर बाहर हो जाएंगे तो इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। हतमी फैसला है इन एतराज़ात पर, वो तो अभी रिटर्निंग ऑफिसर करेगा, लेकिन फिर फाइनल जो डिसीजन है, अगर कोई ऐसा डिसीजन आया जो शरीफ बरादरान को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो वो कोर्ट्स उस पर करेंगी। लेकिन अभी तक जो इतराज़ सामने आया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये जो मामला है हुदैबिया पेपर बिल का, इसमें जो पुराना केस है ये 90s का, और ये मुशर्रफ साहब ने सन 2000 में रेफरेंस तैयार किया था, लेकिन फिर क्योंकि एक एग्रीमेंट हो गया था शरीफ फैमिली का मुशर्रफ साहब के साथ और वो सऊदी अरब चले गए तो ये जो तमाम रेफरेंसेस हैं इन पर अगली जो समाअत थी या कार्रवाई थी वो मौखर कर दी गई थी, वो रोक दी गई थी। अब ये मामला जब नैब ने चलाने की कोशिश की तो इसमें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया शरीफ बरादरान की दरख्वास्त पर कि जी इसको आप बंद कर दें, ये अब ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं या इसका ये बदनीयती पर मबनी थे। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो नुकसान दे सकती है चलकर आगे, वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है सेनेटर इसहाक डार की, जो सन 2000 में ली गई थी उनसे 25 अप्रैल को। वो स्टेटमेंट मैंने देखी है, उनके हाथ से अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने ये कन्फेस किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि जी मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के कहने पर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले थे और हमने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और दर हकीकत ये जो हुदैबिया पेपर मिल थी ये एक कवर अप था जो हम पैसे यहाँ से मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे। अच्छा, उसके लिए अब मुस्लिम लीग नून ने ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सेनेटर इसहाक डार उस वक्त ज़ेरे हिरासत थे, वो जेल में थे, और उनसे ये जो बयान लिया गया है ये ज़बरदस्ती बयान लिया गया। अब इसके पर क्या फैसला होता है ये तो आगे चलने वाली बात है, लेकिन मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था तो आज कुछ नए मजीद एतराज़ात भी मियां नवाज शरीफ का जो उनके जो कागजात हैं उस पर दाखिल किए जाएंगे। एक एतराज़ जो उस पर दाखिल किए जाने वाला है वो तो ये है कि उन्होंने जो अपनी जो लैंड है जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो तकरीबन 900 कनाल का वो इलाका है जातिया में, वो उसकी जो प्राइस बताई है वो कुछ 3.5 करोड़ के लगभग बताई है। लेकिन एतराज़ आज ये किया जा रहा है कि अगर लाहौर के किसी कम से कम जो तरक्की याफ्ता इलाका है उसकी भी ज़मीन का रेट देखें तो 50,000 रुपये कनाल बनता है, उस हवाले से भी उस लैंड की कीमत 3.5 करोड़ से ज़्यादा है कि इसलिए वो गलत बयानी की गई है। और एक और एतराज़ जो दाखिल किए जा रहा है उसमें यह है कि क्योंकि शरीफ फैमिली मुशर्रफ के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा करके गई थी बाहर, और उस मुआहदे में यह था कि वो 10 साल से पहले वापस नहीं आएंगे, सियासत नहीं करेंगे, वो 10 साल से पहले आ गए, तो ये एक उन्होंने अहद शिकनी की। और दूसरा केस को भी वजह बनाया। अच्छा, और दूसरा ये एक उसमें शिक है उन्होंने एतराज़ की कि जनाब इन्होंने ये ओपनली स्टेटमेंट दी कि हमने कोई वायदा नहीं किया, हमने कोई दस्तखत नहीं किए, लेकिन बाद में वो डॉक्यूमेंट आ गया तो ये भी उन्होंने अहद शिकनी की। तो ये जो अभी अयाज अमीर साहब बता रहे थे ना 62, 63, ये एक इतनी वेग सी ये टर्म है जिसको रिटर्निंग ऑफिसर अगर चाहे तो किसी जानिब भी वो ले जा सकता है। ये शहबाज शरीफ की जो ज़हनी हालत पे एतराज उठाया गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। ये तो मेरे ख्याल में बिलो दी बेल्ट है, वो तो ये बना दे कोई जो कोई एक बोर्ड बना दें, डॉक्टर करेंगे। मगर मैं ये बड़ा अच्छा एंगल लिया इन्होंने और सारी इसकी तफसील बता दी। मगर इसको अगर बड़े तनाज़ुर में देखें तो पावर गेम अनफोल्ड कर रही है। इस पावर गेम में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गालिबन नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना चाहती हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं जरदारी साहब
तशरीफ न ले आए, तो ये उसकी सारी जो है रेपरकशंस है। मगर हम जो आवाम है, हमारा एक सवाल है और मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वो सवाल ये है कि ये 2-3% लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी जायदादें हैं इस मुल्क में। 97% लोगों की कोई जायदाद नहीं है यहाँ पे सिवाय गुर्बत की और बीमारी के। सवाल ये उठता है कि एक मुल्क में 2 ग्रोथ रेट क्यों है? एक ग्रोथ रेट उन लोगों का, निजी कारोबारों का, उनके बिजनेस का है जो हुक्मरानों में है या हुक्मरानी करते रहे। एक रियासत का है। क्यों 2 इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट करती हैं कि जिसमें जो आम आदमी है वो तो कुचला गया? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और हम यही इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि हुजूर यहाँ तो सारी अवाम को इलेक्शन कमीशन ने ग्रोथ रेट तो नहीं बनाया ना, वो तो नॉमिनेशन मुझे पेपर कहने उसने देना, सेलेक्ट करने हैं। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मुझे कहने दे। हमें उस दुनिया में ले जाएं जिस दुनिया में ये लोग कारोबार करते हैं। अच्छा। 97% लोग जिनके पास बिजली नहीं है, जिन भूख है, वो ये क्यों है बोध? ये फर्क क्यों है? मुझे नहीं पता उन्होंने पैसे खाए हैं, आम आदमी को नहीं पता। जाके एक मजदूर से पूछे नैब क्या होती है, मुमकिन है वो उसको डिसाइड। वी वांट टू नो वन थिंग, रेलेवेंट अगर हो ना, रेलेवेंट ये है कि ये जरदारी साहब के असासे कहां से बन गए, ये सही है, नवाज शरीफ साहब के असासे कहां से बन गए, और गरीब एक गरीब आदमी का कोई असासा नहीं है। तो हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि जो हमें हुक्मरानी, जो हम पे हुक्मरान है, उनका पता चल रहा है उनकी डिग्री भी जाली है, उन्होंने जो असासे, ये खुद कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना, मैं तो नहीं कह रहे। आप मुझे खत्म करने दें। बात यह है कि हमारा सवाल यह है कि ये एक तरफ 9 से 10% ग्रोथ रेट है ब्लैक इकोनॉमी का पाकिस्तान में, जिसके ये सारे जो हैं फैज़याब होने वाले हैं। रियासत का ग्रोथ रेट है 2 से 3% जिसको ये चला रहे हैं। वी हैव एवरी राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये 2 दुनियाएं क्यों हैं, एक उनके लिए एक हमारे लिए। हिसाब करके बताएं। इजाजत दे दें। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रोथ रेट इसलिए रोक रहे थे। आज का जो सवाल है वो ये है कि इसको रोका कैसे जाए। रोका इसी तरह जाए कि अगर ये करप्ट लोग निजाम से बाहर होते हैं तो इनके पीछे आकर तहरीक मत चलाएं। अगर इलेक्शन होते हैं तो ऐसे लोगों को वोट मत दें, वोट ऐसे लोगों को दें जो ईमानदार हैं, जानदार हैं। ये छुरी जो है इसको चलने दें। तो ये इसका जवाब ये इसी तरीके से बेहतर होगा। मैंने कब कहा था इस तरह से? मैं ये कह रहा हूं कि और भी करे, इंश्योर करे, क्योंकि ये जो काले पैसे से आके इलेक्शन लड़ते हैं और जिनका तहफ़्फ़ुज़ समी साहब बड़े बरमला करते हैं, क्योंकि पैसे, मेरी अर्ज़ सुने, पैसे का आपने इतना अमल दखल रख दिया इसमें, इस इलेक्शन के प्रोसेस में। ये नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नेक लोगों को दे, नेक लोग तो फाका कशी कर रहे हैं, बजाय वो उसको आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो ये इस तरह से धोखाधड़ी आवाम से ना करें। आगे चले, बात कुछ और हो रही होती है। ये जो इनके ज़हन में ख्यालात आ रहे होते हैं वो बयान करना शुरू कर देते हैं। भाई जो बात ऑरेंजेस को एप्पल्स के साथ मिक्स मत करें। नॉमिनेशन पेपर की बात हो रही है, उनको रिजेक्ट करना, जो सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है गलत कर रहा है, उस पर बात हो रही है। आप कह रहे हैं मुझे ये बताएं 2 इकोनॉमिक सिस्टम कैसे हैं। भाई वो अवाम जवाब देंगे, गलत लोगों को वोट मत दें, इलेक्शन वाले दिन जवाब देंगे उसका। अच्छा, एक मुझे समझ नहीं आती कि मैं काले धन की तरफ उंगली उठाता हूं तो ये तड़प उठते हैं। कोई नहीं, पता नहीं क्या वजह है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। चलें आगे चलते हैं। मुजफ्फरगढ़ से राना मनान है हमारे साथ, फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मोहिउद्दीन है और शहरोज़ाबाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले गुलाम मोहिउद्दीन से बात करते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन, जिस तरह से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि उस हल्के के अवाम क्या कहते हैं और जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं उनके मुतबादिल भी कोई उम्मीदवार सामने लाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल शादिया, मैं अभी सारी बात आपकी सुन रहा था। तब्दीली का जो नारा लग रहा था, मुझे लग रहा है ये तमाम जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ले ली है। ऐसे ग्राउंड पे कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं जिसका कुछ सिरे से जवाब ही नहीं बनता। चोरों के कागजात मुस्तरद होने चाहिए, बिजली चोरों के हो, पानी चोरों के हो, लेकिन कोई लॉजिक भी होनी चाहिए। फैसल साले हयात के, सैयद आबिद इमाम के NH-87 से कागजात मुस्तरद हुए हैं पानी चोरी के इल्जाम पे। पानी चोरी के मुकदमात किस तरह बनते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट करता है, उसमें मुर्दों के नाम भी शामिल होते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि उनके पास ये रिकॉर्ड बताता है कि ये जमीन फलां के पास रजिस्टर्ड है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक और वहां पानी चोरी हुआ है। अगर वो इल्जाम की बुनियाद पर ही कागजात मुस्तरद कर देंगे तो ये कौन सी तब्दीली लाई जा रही है? ना उस मुकदमे में कभी उनको नोटिस दिया गया, ना गिरफ्तार किया गया। मैं फैसल साले हयात या सैयद आबिद इमाम की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन कागजात मुस्तरद करने के लिए आपको कुछ चीज साबित करनी पड़ती है। महज एक FIR के ऊपर ही कागज मुस्तरद होंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ मुकदमा दर्ज है लोगों के खिलाफ, सिर्फ पानी चोरी के नहीं। अच्छा, फिर इनके हल्कों के अवाम क्या कहते हैं? इनके हल्कों के अवाम की कुछ राय बता दें कि वो क्या कहते हैं। अब देखिए, जो लोग वहां खड़े हैं वो बिल्कुल इससे मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। हत्ता कि फैसलाबाद में भी जो यहाँ पर बात हो रही है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऐसे लोग एतराज कर रहे हैं
और कि ये इस शख्स की 2 बीवियां हैं, इससे ये पूछा जाए कि ये ज्यादा किसके पास रहता है, और रिटर्निंग ऑफिसर इसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बकायदा, ये इसके ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और इसको कहा जा रहा है कि आप ये अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं, ये क्वेश्चनिंग की जा रही है। इसको लॉजिक बनाकर आज तक मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात रुके हुए हैं। आज किसी को आज की तारीख दी गई है, किसी को कल की तारीख दी गई है। जितने कह सकते थे बी कैटेगरी के कागजात है फैसलाबाद में 987 कागजात है 33 हल्कों के लिए, 11 कौमी और 22 सूबाई असेंबली के, उनमें से तकरीबन सब क्लियर हो चुके हैं। जो बड़े बड़े नाम है वो सब रोके हुए हैं। मीडिया स्टंट कह सकते हैं, क्या ये कैंपेन चलाई जा रही है कि सिर्फ उन्हीं के कागजात क्यों रोके बड़े बड़े हुए नाम क्यों रोके? अब यही बात, जब हम ये बात करते हैं कि जो अनोमलीज हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स की, तो काई साहब आ जाते हैं, मेरे दोस्त, वो कहते हैं जी ये 2 इकोनॉमिक सिस्टम पर जवाब दें, नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट हो रहे हैं इसके बारे में बात ना करें, वो जो अनोमली है उसके बारे में बात ना करें। नाजुक मुकाम पे जर्ब लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन आपका। लेकिन समीर साहब, ये वाकई अजीब एतराज नहीं कि 2 शादियां क्यों कर रखी यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, किसके पास आप ज्यादा रहते हैं, किस बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। यही बात है कि जो भी काम होना चाहिए वो कानून के दायरे में रह के होना चाहिए। जो आप उसके बेंच मार्क हैं, और फिर एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाकर कंफ्यूजन ज्यादा नहीं क्रिएट करनी चाहिए, इतनी धूल नहीं उड़ानी चाहिए कि असल चीज छुप जाए उसमें, और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे हट के बात करना चाह रहा हूं। बिजली चोरी, अभी मैं देख रहा था कसूर में 139 हल्के में, इससे पिछली दफा MNA थे चौधरी मंजूर साहब, उनका मैंने पढ़ा 7-8 लाख रुपए का बिजली का बिल देना, कायरा साहब का आया और लोगों का आया। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे उस माइंड सेट का एक नक्शा बना के दिखाएं जो एक रियासत में रहते हुए उसके तमाम फायदे लेता है, उसकी प्रिविलेज क्लास में है और वो बिजली का बिल नहीं देता। अब मुझे बताएं, मैं कैसे उसे कहूं जाओ मेरे बच्चे के लिए कानून साजी करो? मैं कैसे इस मुल्क की सारी बात ही नहीं हो रही। मैं एक बात कर रहा हूं ना, मैं जो चोरी जिन्होंने की है उनकी तो बात ही नहीं हो रही। मैं यही बात कर रहा हूं, मैं अलग बात आप कर रहे हैं बात। मुझे अर्ज करना, हम कैसे जमामे कार इस मुल्क के लोगों का मुस्तकबिल कैसे उन लोगों के हाथ में दे दे जिनकी औकात ये है कि अरबों कमा लिए इस मुल्क में, चंद रुपये का बिजली का बिल नहीं देते। What is this mindset? Should we give? हम अपनी डेस्टिनी थीव्स के हाथों में दे दें। नाम रोके हुए, बड़े बड़े नाम, बाकी सबके क्लियर कर दिए, लेकिन इसके पीछे क्या वाकई फिर कोई साजिश हो सकती है? इसमें बड़ा नाम या छोटा नाम नहीं देखना चाहिए। जिसने लोन डिफॉल्ट किया है उसको बाहर कर दें, जिसने बिजली का बिल नहीं दिया, जो क्रॉनिक मतलब 1 महीने का बिल नहीं दिया, तो वो समटाइम्स रह जाता है, आप उसको टाइम दें कि वो जमा करा दे। लेकिन अगर किसी ने 10 महीने से नहीं दिया उसको बाहर निकालें, जिसने टैक्स नहीं दिया उसको बाहर निकालें। लेकिन पुलिस की दर्ज की गई FIRs की बुनियाद पर और महकमों की आई हुई रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने लोगों को निकालना शुरू किया, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं कि बिजली का बिल पाकिस्तान में किसी ने क्यों नहीं दिया। अच्छा, अब और भाई ये इदारे करेंगे ना, बिजली जब आपके अंदर थे पुलिस की बात है, पहले कभी कोई नोटिस नहीं भेजा गया, पहले उन्हें सिलसिले में कोई कहां से लेके आए, इदारे आसमान से लेके आए। अब ये कह रहे नहीं जी ये तो बदनीति पर मबनी है, इन पे इल्जाम लगाए सारे इदारे बदनीयत हो जाते हैं। चलिए मुझे बहस को ये रखें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारे इदारे अचानक काजी साहब के लिए शफाफ हो गए हैं, उनकी जो रिपोर्टें हैं उसकी बुनियाद पर फैसले बिल्कुल कानून कल गलत थे, वैसे इस निजाम को बुरा भला कहते हैं, गला सड़ा कहते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे और यहीं से बात शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद की। जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से जो उम्मीदवार थे, इनको गिरफ्तार किया गया कल कमरा अदालत से, जाली डिग्री रखने का इल्जाम था और अब इनको नाअहल करार दे दिया गया है। राना मनान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद है मुजफ्फरगढ़ से। राना मनान बताएगा कि जमशेद दस्ती को कल गिरफ्तार कर लिया गया, अब ये बिल्कुल नाअहल हो गए हैं, अब इनके मुतबादिल कोई नया नाम सामने आया है, इनके हल्के के अवाम क्या कहते हैं इनके बारे में? जी शादिया, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कल फैसला आया है उसमें जमशेद दस्ती को जो खबरें चल रही हैं जेली डिग्री में बिल्कुल बरी किया गया है। उसमें उनको एक बयान हल्फी उसने जमा कराया था कि जो मेरी डिग्री है, जो मदरसे का सर्टिफिकेट है, वो इक्वल टू BA है। तो उन्होंने कहा कि ये इक्वल टू BA नहीं है, इस वजह से आपको इस बात की सजा दी जा रही है कि अपने बयान हल्फी में आपने लिखा था कि मैं ग्रेजुएट। तो उनको जो जेली डिग्री थी उनको कहा गया कि वो आप उसमें बरी हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि मीडिया पे सिर्फ यही खबरें आ रही थी कि वो जेली डिग्री में बाहर हुए हैं।
दूसरी बात यह है कि जो वहां पर मुजफ्फरगढ़ में जो स्क्रूटनी हमने देखी है, वहां पर एक दोहरा म्यार है। एक तो ये है कि जो साबिक अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तो डिग्री HEC से भी चेक करेगी, फॉरेन ऑफिस से उनकी डुअल नेशनलिटी भी चेक की, लेकिन जो लोग अब नए आ रहे हैं जिन पे एतराजात हुए हैं, जो असल काम है रिटर्निंग ऑफिसर के करने का कि उनकी जेली डिग्रियां जिन पे एतराजात हुए हैं वो चेक की जाए और उनकी डुअल नेशनलिटी है वो चेक कीजिए। उसको उन्होंने एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा जितना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनसे रिपोर्टें मांगे, हमने सवालात करने हैं, हम उसकी बेस पे किसी को अहल कर देंगे, किसी को ना अहल कर देंगे। वहां पर जो अब पिछले 2008 के आम इंतखाबात में जो लोग इलेक्शन हार गए थे और जो बाई इलेक्शन में कुछ लोग इलेक्शन जीते हैं 2008 से लेकर 2013 तक, उनके जो कागजात थे उनकी जांच पड़ताल नहीं करवाई गई, ना ही HEC से और ना ही दूसरे इदारों से कि उनकी डुअल नेशनलिटी, उनके डिफॉल्टर। मनान, ये बताइए कि जो ये फैसले हुए उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं कि ये अच्छे फैसले हैं, ये इस हवाले से कुछ बताइए। समी साहब, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लोग ज्यादातर इन फैसलों से मुतमईन नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर्स के, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना माइंड सेट होता है उसके मुताबिक वो फैसले कर रहा है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है जो कंक्रीट कोई एविडेंस होती है उस पर किसी का अगर रिजेक्ट किया जाए तो अवाम उसको अप्रिशिएट करती है। अगर किसी को बिल्कुल मामूली बात पे उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए जाए तो ये अवाम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। कल भी जो फैसले आए उसके खिलाफ कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर दोहरा म्यार अपनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे जंग से, हमारे नुमाइंदे लियाकत अली शाम हमारे साथ है, जहां से फैसल सालेह हयात और बहुत से उम्मीदवार हैं जिन पर एतराजात लगाए गए, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लियाकत, यहाँ से क्या खबरें हैं, यहाँ पर और कौन से उम्मीदवार हैं और यहाँ के जो हल्के हैं उनके अवाम क्या कहते हैं इन उम्मीदवारों के बारे में? शाजिया, पहले तो मैं इस बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा कि ये जो नाहली है ये फैसल सालेह हयात साहब के जिम्मे 1,16,05,86 रुपए की रकम थी, जो 2005 से लेकर अब तक तवान की सूरत में चली आ रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसी तरह आबद इमाम और आबदा हुसैन के मुताल्लिक बताया जा रहा है कि उनके जिम्मे 25 लाख की रकम थी। अब्बास शाह जो नायल हुए उनके जिम्मे 1,89,000 रुपए थे। और ये फैसल सालेह हयात साहब के मुताल्लिक पता चला कि इन्होंने कुछ 4 लाख रुपए की रकम जो है वो जमा करवाई थी और बकाया इन्होंने कुछ स्टे ले लिए हैं, कुछ अपीलों पे चले गए। ये आज की रकम नहीं है, ये महकमा अनाज की रकम है, ना ही FIR की ग्राउंड पे नायल हुए हैं। ये वाजबात इनके जिम्मे चले आ रहे थे। आबदा हुसैन साहबा का कहना और फैसल सालेह हयात के जो करीबी तरह है वो कह रहे हैं कि जी हम अपील में चले जाएंगे, वो बड़े पुरउम्मीद हैं। इसी तरह सैयद आबदा हुसैन साहबा कहती है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि हमारे जिम्मे ये रकम है, क्योंकि फैसल सालेह हयात मौजूदा दोसेरा जो है उसके नंबरदार भी है, उन्हें बर वक्त इसका पता चल गया था और उन्होंने अपना इसका कुछ सदेबाब अपील वगैरह की है, जबकि हमें इसका पता नहीं चला। आबदा हुसैन साहबा कहती है कि हमने 11.5 लाख रुपया 3 दिन पहले जमा करवा दिया है। बट जहां तक हल्के के लोगों की राय है, हल्के के लोगों में एक दफा जब इन तीनों उम्मीदवार की नाइली हुई तो बहुत परेशानी की सूरत हाल है हल्का में, क्योंकि उनके मुतमादल कोई उम्मीदवार नजर भी नहीं आ रहे। जबकि ये तीनों उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। काई साहब, ये देखिए ना, अभी ये कह रहे हैं जी 11.5 लाख 3 दिन पहले जमा करो। वाह भाई, 3 दिन पहले। और फिर आप कौन से हमारे आप लीडर हैं, आप हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कभी वजारत खारजा देखते हैं, कभी सफारतकारी कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है आपने रियासत के कितने पैसे देने हैं। हमें तो पता है, हमारा तो टैक्स जो है वो एट सोर्स डिडक्ट होता है। बिजली का बिल हर महीने हम देते हैं जो लोग यहाँ बैठ, तो इसका मतलब यह है कि एक तो वो लोग हैं जो अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस से रियासत को चला रहे हैं, जिस तरह ये बुरी भली चल रही है, और जो उसको चलाने वाले हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि जनाब हमने ये पैसे ले रखे हैं। और अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे हैं फैसल सालेह हयात साहब ने भी सेटल किया, कुछ लाख दे के बात आगे बढ़ा दी। ये असल में मैं आपको ये शादिया आखिरी फिक्रा बोलना इस हवाले से कि ये हमें ये अंदाजा हो रहा है कि ये क्या लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं और असल डेमोक्रेसी का क्राइसिस क्या है। कोई नजरिया गलत नहीं होता, कोई सिस्टम जो है ये, लेकिन एक क्लास जुबूहाल हो जाती है, वो जो खुद क्लेम कर रही होती है, जो खुद आइन लिख रही होती है, उसमें चल नहीं सकती। ये आइन असेंबलियों में बना है ना, खेतों खलिहानों में या फैक्ट्रियों में तो नहीं बना। तो जो खुद इस आइन को बनाने वाले हैं खुद उस पर नहीं चल पा रहे, तो हम किसकी तरफ देखें? हम जमहूरियत का एक बुत बना लें, कोई उसका क्या क्या करें उसका। देखें ना, ये जो सिस्टम है इसमें चेक्स एंड बैलेंस का निजाम दिया गया था कि जो लोग टैक्स जो नहीं फाइल करते, जो बिजली का बिल नहीं देते, आप उनके कनेक्शन काट दें।
आप उनको अगर हमारे दिया, तो उनको पकड़ लें। अच्छा, कुछ लोगों को जो मराद दी गई, अब ये जो चंद लोग हैं इनकी बुनियाद पर आप पूरे सिस्टम को तो नहीं कह सकते कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम बैठ गया, इनको आप पकड़ के बाहर निकाल दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिस्टम जितना अच्छा चला है 5 साल, वो आम आदमी से गली में जाके पूछ लेते हैं कितने हुस्न था इस सिस्टम में, कितना खूबसूरती से चला, बिजली का हुस्न चला, बिजली आप बेरोजगारी में चला, बेरोजगारी में चला, आपको दवाई मिली, पीआईसी में बच्चे मार दिए, हम बड़ा अच्छा चला। तो ये हम अगर लोगों से कहेंगे ना तो बार बलवा हो जाएगा। आपने बड़ा अच्छा सिस्टम आपने कहीं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए? नहीं किए। खिताबत ऐसी जबरदस्त है आपकी, आप तो फौरी तौर पर इलेक्ट हो जाएंगे। मेरे पास भाई ऐसे लोगों को बाहर निकालें जिन्होंने ये नहीं किया। ये इन लोगों ने सिस्टम को नाकाम किया, इनके बारे में कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जिसने टैक्स नहीं दिया, जिसने बिल नहीं दिए, उनको नाअहल करें, सारी जिंदगी के लिए उनको नाअहल करें। उनका इससे हुकूमत चलाने से क्या ताल्लुक? इस बात को तो एप्रिशिएट। लेकिन मैं एक और बात, इनको नाअहल कर ये आप आगे करके ना मायूसी फैलाते हैं, ये आगे करते हैं, फिर वही आ जाएंगे। मगर हाँ, एक बात और भी मैं कह दूं, ये क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि ये सारे बाहर हो जाएं तो मिर्जा यार जो है वो गलियों में फिरता रहे। हमारा ये मकसद नहीं है, हम इन दोनों दलों में से किसी के साथ नहीं है। किसका मकसद है? मैं जिस तरह शुरू में मैंने कहा था कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हैं, एक तरफ जो है जरदारी साहब हैं, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये सारा खेल सियासत और आप इमरान बिछा हुआ है, एएनपी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये तो साथ हो लेंगे ना, ये तो साथ हो लेंगे छोटे-छोटे। तो ये आप दूसरी जमातों की बात, हम किसी धड़े के साथ नहीं। इत्तेहाद पर बात करते हैं कि कहीं इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं। जमात इस्लामी का अभी तक खबरें हैं कि उनका किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। इमरान खान ने समी साहब कल शेख रशीद के साथ NA 55 और 56 में उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है। मुस्लिम लीग जुनेजो बहाल हो गई है। मुस्लिम लीग हम ख्याल जो उनके साथ इत्तेहाद करने चली थी, मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके साथ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो इत्तेहाद है इलेक्शन के बाद इसके क्या असरात नजर आते हैं? देखिए, ये एक परसेप्शन होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो अपने साथ कोलिशन को चला सकती है। हाँ। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से शुरू से ये बात चलती आ रही है कि इनके साथ मिलकर किसी पार्टी का चलना जो है वो मुश्किल होता है। तो अभी जो बाज़ाहिर जो बातें हुई हैं उसमें हम ख्याल इनके साथ गए, वो अब अलहदा जुनेजो लीग उनकी बन गई, उसमें वो आ गया। अब वो इकबाल डार साहब कल कह रहे थे, उनके तर्जमान पता नहीं अगर हमारे साथ वो लाइन पर बात कर सकें, कि वो ये कह रहे थे कि जनाब हम हर सियासी जमात से काफ से भी अलायंस करने के लिए तैयार होंगे, सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन के इशू पर वो जो इलेक्शन कमीशन में जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी झगड़ा हुआ इनका मुस्लिम लीग नून का। तो ये बहुत इसका अहम होगा रोल, परसेप्शन ये जो जीत के आएंगी जमातें कि किसको अपना पार्टनर बनाएं, किसके साथ वो ज्यादा आगे चल सकेंगे, किसके साथ ज्यादा देर चलती हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जोड़ तोड़ और इंतखाबी इत्तेहाद की सियासत को। कैसा आप ऐसी सियासत को किस नजर से देखते हैं? देखिए ना, अभी आप देखें कल की बात है, मुस्लिम लीग हम ख्याल जो है वो गई नवाज शरीफ साहब के पास, फिर वापसी होगी। अभी कुछ दिन पहले जिनकी डिग्री का मसला बना हुआ है, जो हमारे वजीर तालीम थे शेख वकास साहब, बड़ा माशाल्लाह बड़ा वो बोलते थे, बड़ा आजकल भी बोल रहे हैं वैसे, तो वो आजकल बिलबिला रहे हैं आजकल बिलबिला। अच्छा, अब ये है कि बात ये कि सियासत बन गई इक़्तिदार की तलाश। वो क्यों? इक़्तिदार इज अ वीजा टू अनटोल्ड वेल्थ, जो हम देख रहे हैं। मेरी जिस बात पे समी साहब ने इख्तलाफ किया कि क्यों दो ग्रोथ रेट हैं, एक काले धन वालों का, एक इस मुल्क के अवाम का। तो ग्रोथ रेट जहां पे बहुत तेज है वहां जाने की तेजियां हैं। अब असूलों की बात कर लेते हैं। हम ख्याल जो है पहले ये क्यों के साथ मुशर्रफ साहब के पीछे थी, फिर ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से गई, अब वहां से फरागत होगी, अब अगली मंजिल ना जाने क्या है। वो आराम से अलबत्ता बैठे हुए जरदारी साहब के साथ जो है PMLQ। वैसे याद रहे इनके वालिद मोहतरम बहुत बड़े सियासतदान थे, चौधरी ज़हूर इलाही, उन्होंने वो कलम ले लिया था जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो एग्जीक्यूशन हुई थी। तो इसमें एक बात क्या है, कहते हैं सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते। ये कहने का मतलब होता है सियासत की कोई अखलाकियात नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, होती है। सियासत सबसे बड़ी अखलाकियात है, जनाब में नहीं है, जो आजकल इस सियासत के बेस में आ गए हैं। सियासत तो पैगंबरों का पेशा है, समाजों को बदलने की साइंस है।
इनकलाबात लाने की, ये तो तारीख का सबसे पैगंबरों पर इल्जाम मत लगाएं। ये लोग इधर भाई साहब उधर जा खुदा के लिए पैगंबरों पर इल्जाम मत लगाएं। मैं नहीं ला, मैं ये कह रहा हूं कि फजूल रेटरिक ना करें आप। पेशा ये बेस बदल के आगे पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, सियासत नहीं करते भाई। क्या ये बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब ये चूंकि हालिया रिलीजन की बात है, इसको कंफ्यूज ना करें आप। अब चूंकि ये बड़े लिबरल हैं आप, ये सही है, इसको कंफ्यूज ना करें। अब ये सियासत को अपनी इस बाजार की मानों में इंटरप्रेट कर रहे हैं, तारीख के तनाजुर में नहीं देख रहे। ये ठीक कह रहे हैं, इनके लिए सियासत यही है। इन्होंने बेसिकली इस एक नेक पेशे को गाली बना दिया। मैं मानता हूं इनकी इसे बात, आप नेक पेशा जरूर कहें, मगर ये पेशा है, इसे नेक पेशा जरूर कहें, खुदा के लिए ये ना कहें कि ये पैगंबरों का काम है। चले छोड़े, पैगंबर जो है वो रिलीजन लेके आए। पॉलिटिक्स जो है क्या है? मिसाल के तौर पे जब मदीने की रियासत बनी तो रियासत पॉलिटिक्स से नहीं बनती, इस्लामी रियासत बनी। अब रुक जाएंगे, अब वो भी पढ़ लें आप जाके। अब इन्होंने चूंकि सियासत को इतना तफुल ज़दा कर दिया है, इतना ये बहस को ना जो असल इशू है ना, कभी उस पर मैं वही कर रहा हूं, ये घुमा के अपने इनकलाब की तरफ ले जाएंगे। यूं उधर गली से निकलेंगे, छेनी थोड़ा उनके हाथ में होगा और वो चले जाएंगे आगे जाके। देखें आप सियासतदानों को गालियां निकालेंगे, नहीं बचेगा। समी साहब काले धन की चौकीदारी छोड़ दें, ये नहीं बचेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सियासत एक नेक काम है, बहुत परहेजगारों का काम है। ये अगर असल लोगों को मिल जाए, चोरों चकारों से निकल के असल लोगों को मिल जाए तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ये अहलियत वाली जो बात थी ना, मैं इसी पर एक बात करना चाह रहा था। हमारे नुमाइंदे जो जंग से हैं, लियाकत अली शाह, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी इस्लामाबाद में एक महकमा है जिसको वो CCT क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं, उन्होंने जारी की है, रिक्वेस्ट की है तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से कि जब आप अहलियत का मेयार जांच रहे हैं तो खुदा के लिए वो लोग जो कालादम तंजीमों के मेंबर्स थे, जिनके ऊपर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात हैं, जो इस मुआशरे में वायलेंस को प्रवोक करते हैं और उसको बढ़ाने में मावन और मददगार हैं, उनके भी कागजात को आप रिजेक्ट करें। तो ये जो असल मामला है, जिन लोगों को इस सिस्टम से बाहर होना चाहिए, जो इंतहा पसंदी को फरोग देते हैं, मजहब के नाम पर लोगों को मारते हैं, टैक्स लेते हैं, चुराते हैं, लोन डिफॉल्टर्स हैं, जो बिजली के बिल अदा नहीं करते, उन लोगों को बाहर निकालें। अयाज अमीर जैसे लोग जो अपनी तहरीरों में नौजवानों को, इस मुल्क की कौम को आगाही देते हैं, उनको खुदा के लिए बाहर ना निकालें। यहां पर इस मुल्क में पहले ही अच्छे लोगों का निजाम में जो है उस हवाले से कहते रिजाल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, जो इन पर वो तवज्जो दें। चलें कुछ अच्छी बातें भी कर लें। अच्छी खबर आज आवाम को दे देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिजली बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब लोगों से फ्यूल एडजस्टमेंट वसूल नहीं किया जा सकेगा। चले देर आए दुरुस्त आए। चौधरी सगीर हमारे साथ इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। सगीर, जो बोझ सार्फिन पर डाला जाता था फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, अब वो जो बोझ है, वो अदायगियां हैं, वो अब रियासत बर्दाश्त करेगी, सार्फिन इससे बरी जिम्मा हो गए। शाजिया, ये रियासत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पहले ही एक इजाफी चार्जेस थे जो कि वसूल किए जा रहे थे, और ये एक वो टैक्स था जिसको किसी ने भी तस्लीम नहीं किया, ना अवाम ने तस्लीम किया। और कल का जो अदालती फैसला था शौकत सिद्दीकी जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इसको तस्लीम करने से इनकार करते हुए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस है, ये इंतहाई इस्तेहसाल है सारिफीन का, और नाइंसाफी है और गैर कानूनी है। तो ये 1990 में बुनियादी तौर पर लागू हुआ था, और ये जो तकसीम कार कंपनियां हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं बिजली के, उनका ये कहना था, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, ये चूंकि बहुत जरूरी है, पैदावारी सलाहियत कम है, और इसको पूरा करने के लिए ये सार्फिन से लिया जाएगा। तो कल का जो फैसला है वो इंतहाई जो है वो खुशी का बायस बना, चूंकि 550 एप्लीकेंट थे जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी इसके खिलाफ। अब चूंकि पहले इसका फैसला ये बताइए कि ये गैर कानूनी तो करार दे दिया गया, लेकिन जो पैसे वसूल किए गए, क्या उनकी वापसी की कोई बात की गई? नहीं, उसमें एडजस्टमेंट जो पहले सार्फिन से वसूल की जा चुकी है, उसमें भी दरख्वास्त में ये कहा गया था कि वो बिल ही में वापस किए जाएं और उसमें एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन उस हवाले से वो फैसला नहीं आया। जो ले लिए वो अब उनके हो चुके हैं, लेकिन अब जो एक नए लेने वाले थे और नई एक तलवार थी जो सार्फिन पर आने वाली थी और जिससे वो ज़िबा होने वाले थे, वो ऐसा अब कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था, जमहूर का कितना ख्याल रखा उन्होंने कि एक जो निगरान सेटअप है तो जमहूरियत का ऐसा, लेकिन उस तरह तो प्योरली नहीं है
किधर हैं वो अहमद मुख्तार साहब, किधर के वो हैं जमहूर की मोहब्बत, जमहूर का हुस्न था ये कि वो ये लगाते रहे और नाजायज टैक्स लेते रहे लोगों से और ये कहते रहे कि हम जमहूरी हैं, उधर से बिजली के बिल रोक के बैठे हुए हैं। 24,000 रुपया माना मिल रहा है वज़रा को और इनको कि बिजली का बिल दें, वो 24,000 भी खा रहे हैं और फिर भी जमहूरियत एक बड़ा अच्छा निज़ाम। ओ भाई जमहूरियत तो अच्छा है, तुम कौन हो? आप नहीं हो जमहूरी और आप इसको जमहूरी समझ के नहीं आए, आप बिजनेस प्रपोजिशन समझ के आए हो। अगर हम ये बिल बुलाते हैं, अवाम तड़पते हैं, तो फिर हम अगर हमें बोलने के हक से भी महरूम कर दें फिर तो ये जो मुतालबा है नहीं करता। आप बोले जा रहे हैं, आप तो किसी को बोलने नहीं देते, आपको इस हद से कौन महरूम करेगा? आज की खबरें आपके पास क्या है? एक तो खबर ये है कि मैंने आज देख रहा था कि फिर वो जमहूर का सिलसिला आ गया। पूछा गया एक मुस्लिम लीग नून, सियासतदानों को माफ करने वाले नहीं है, बस सियासतदान बुरे, सियासतदान मुस्लिम लीग नून से पूछा गया कि भाई आप कुछ करें ना मुशर्रफ के खिलाफ। वो आ गए वापस, उन्होंने कहा नहीं जी अदालत करेगी। खैर ये जो दूसरे हैं अपना पीपल्स पार्टी वाले, ये तो दे के वो क्या कहते हैं उनको सलूट करके बाहर भेजा ना उन्होंने तो क्या करना था। अब ये जो बोल रहे थे इतना ज्यादा मुशर्रफ ने ये कर दिया, मुशर्रफ ने बर्बाद कर दिया, अब वो वापस आ गए हैं। उनके कागजात नामजदगी पे किसी ने कोई जो है वो उंगली नहीं उठाई और जो उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ जो समझते हैं कि पाकिस्तान में हर बुराई जो मार्ज वजूद में आई उन 9 सालों में आई, क्योंकि उन्होंने इनको फारग किया था, तो ये भी उनके खिलाफ मूव नहीं करे, जाएं अदालत को मूव करें। वो यहाँ आए हुए हैं, हमें बताएं उन्होंने क्या गलत किया था। आप गलत फरमा रहे थे, आपके इल्जामात गलत थे या आपको किसी ने रोक दिया। तो ये जो सियासत में इशू बनाते हैं, हमें बाज़ फिर हमें अल्टीमेटली एहसास होता है कि ये इशूज कोई इशूज नहीं थे, नॉन इशूज थे जिनसे ये खेलते रहे और इनकी जाती लड़ाई थी। हम यही समझेंगे अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये नहीं जाते तो। अच्छा, मैं शाजिया कुछ मॉनिटर कर रहा था जो बाहर के अखबारात हमारे जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ बड़ा शोर मचा हुआ है कि क्या वो किस नज़र से इस सारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी हुई, कल मैं थोड़ी देर के लिए मुझे इस्लामाबाद भी जाना पड़ा, वहाँ पे भी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, एक सफारतकार से भी मुलाकात हुई। तो जो मैंने जो एक इम्प्रेशन लिया उनसे बात करने के बाद, मुझे यूँ लगा कि जो हमारी इस वक्त सियासी क़ुव्वतें हैं ना, दोनों बड़ी सियासी जमातें, उनसे जो अहले मगरब हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन या खुश नहीं है। मसलन जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसको वो इस तनाजुर में देखते हैं कि ये ईरान के साथ बहुत ज़्यादा इनकी लीनिंग है और ईरान जो है वो अहले मगरब के लिए, ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए इस खित्ते में उसका जो बढ़ता हुआ असर नफूज है वो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ दे है, वो उसको नहीं पसंद करते। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में रिजर्वेशन उनकी ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब आप डायरेक्ट ही तालिबान के साथ किसी शर्त के बगैर ही बात कर लें। यानी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर रहा है, लेकिन वो उन्होंने ये एक शर्त रखी हुई है झूठी सच्ची कि आप टेररिज्म को डिनाउंस करें, आप ये कहें कि हम इस सिस्टम को, आइन को मानते हैं, इसका हिस्सा बनेंगे। तो कारज़ई साहब ने ये कहा कि जी ठीक है आप आइए मुल्ला उमर आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें। जबकि हमारे यहाँ जो ऑल पार्टीज हुई थी उसमें कोई जो टेररिज्म करने वाली जमातें हैं उनकी कोई किसी की मुज़ब्बत नहीं की गई, टेररिज्म को बुरा नहीं कहा गया और सीधा ये कहा गया कि जनाब बस आप उनसे मुज़ाकरात करें। इस हवाले से वो इनसे भी कुछ खाइफ है, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसमें ट्रूप्स का विड्रॉल है। तो अहले मगरिब खुश किससे? तो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो छुरी चल रही है ना बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को निजाम से निकालने की बात की जाएगी। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो एप्रीहेंशंस हैं या हम जो समझ रहे हैं ये गलत है, ये सही है, कि क्या फैसला फाइनल क्या फैसला होता है। तो एक ऐसी क़यादत को आगे लाने की बात की जा रही है जो बिल्कुल जो हार्ड गियर जिसे हम कहते हैं ना, सख्त गियर ना हो, जो गुफ्तगू कर सके दुनिया के साथ, यानी उनके मफादात के बारे में भी थोड़ा सा सोचे, सिर्फ इस यहाँ की जो लाइंस हैं उन पर बात ना करे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इसमें सबसे जो तकलीफदेह बात है कि इस मुल्क में मई में यहाँ के बड़े जो जरीदे हैं वो कह रहे हैं और बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 अरब से 6 अरब के डॉलर के करीब रह जाएंगे। मैशत आपके सामने है, अमेरिका को क्या चाहिए, वेस्ट को क्या चाहिए, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। यहाँ जो पावर गेम्स में बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनकी आपस में अब ये एक पावर स्ट्रगल चल रही है, उनका भी हमें पता है ये मैशत कैसे चलेगी, ये रियासत कैसे चलेगी। कुछ इंडिविजुअल्स के पास एक अनटोल्ड वेल्थ है जिसके बारे में बादियुल नज़र में यह ख्याल है, क्योंकि 9% पे अगर ब्लैक मैशत पिछले 20, 25, 30 साल से ग्रो करती रही है तो पैसे तो इंडिविजुअल्स के पास है, रियासत के पास पैसे नहीं है। तो क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस मैशत को इस्तवार करे, क्योंकि बड़े मजबूर से ना एक मस्कीन से लोग हैं 200 मिलियन जो इस मुल्क में रहते हैं, जो ना वज़ीर आज़म हैं ना जो अमेरिका के सफारतकार हैं, मगर वो यहाँ रहते हैं, दे आर दी कंट्री। अफसोस की बात यह है कि इस पूरे मनस्से शऊद पर, इस पूरे मंजरनामे में कोई एक ऐसा
मंशूर नहीं है जो उनके हक में हो, कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो खुल के उनके सामने आए। और इसलिए अगला मैंडेट जिस तरह क्रॉकर ने कहा और ठीक कहा, स्प्लिट होगा, अल्लाह करे इलेक्शन हो और होने चाहिए, और एक और वीक हुकूमत आएगी जिसमें इधर से वेस्ट से वल्चर, इसमें मैं वेस्ट से वल्चर्स आएंगी, वो अपने मफाद के लिए देखेंगे। ये जो इन्होंने अवाम का इसमें कुछ मैं अर्ज करता हूं, इन्होंने बड़ी ब्लीक पिक्चर पेश की है। कुछ बातें इनकी सही भी हैं, लेकिन बात यह है कि यहां के ऑफिशियल कह चुके हैं कि एफबीआर में करप्शन 1000 अरब रुपए की करप्शन है। अगर आप वो उस करप्शन को रोकें तो जो पैसे आपको बाहर से लेने पड़ेंगे आपको लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है ना वो 10% है। अगर आप टैक्स नेट में उन लोगों को लेके आए, एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मंशूरों में सियासी जमातों के पास ये चीज मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा, वो निजाम है। क्योंकि टैक्स चोर जो हैं वो इन्हीं पार्टियों में बैठे हुए हैं। तो ये ना कहें इन पार्टियों के नहीं है, एक मिनट ये ना कहें कि ये निजाम इसका हल दे नहीं सकता। मुझे ये बताएं, हल है अब ये जो छुरी चल रही है, ये करप्ट लोग सिस्टम से बाहर होंगे, हालात बेहतर हो। ये तो जुडिशरी, ये तो हमारी इसी कोई भी जुडिशरी भी चला रही है। आप मुझे बताएं, आप जिसके इतने बड़े सुर्खेल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 सालों में, हफीज शेख को जो है उन्होंने बनाए रखा और लोगों को वो करते, कोई अमली प्रोग्राम नहीं है और कोई ख्वाहिश भी नहीं है, कुछ नहीं है। मगर क्या होगा जब ये सिचुएशन इकोनॉमिकली अगर होगी एग्रेवेट, फिर इन्हें जरूरत का एहसास आने वाले होगा। इलेक्शन से तो उम्मीद रखें ना। आप मुझे पीपल्स पार्टी का सुर्खेल कह रहे हैं, मैंने कभी आपको आप मुझे सोशलिस्ट कह देते हैं, मैं बुरा माना, मैंने आप मुझे सोशलिस्ट कहते हैं, मैंने बुरा माना। आप अगर आप काले धन के हैं स्पोक्स पर्सन तो आप बुरा ना, वो जो कत्लो गारत हुई है ना रूस में, उसके दाई हैं ये, खत्म कर दे, मुझे क्लोजिंग उसके चैंपियन है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।